यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नेम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, ताकि हम भी देखना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर वन आपसे कह रहा है कि फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बात करें अगर हम इंडियन होम रूल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कब की थी, फरवरी 1905 में की थी। कहाँ पर की थी, तो आप वो प्लेस याद रखिएगा कहाँ पर की थी, लंदन में की थी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर टिक करिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी, यानी कौन सा ऐसा शासक है जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, खिज्र खान ने या फिर सिकंदर लोदी ने। तो आप याद रखिए कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने, दिल्ली सल्तनत के बाद जो लोदी वंश आया, उस लोदी वंश में सिकंदर लोदी नाम का जो शासक हुआ था, उसने ही आगरा नगर की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। और 1506 में, यानी पहले इसने 1504 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की और 2 ही साल बाद 1506 ईस्वी में इस नगर को यानी आगरा नहर को अपनी राजधानी बना लिया। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी से पहले लोदी वंश का कौन सा शासक था, तो आप याद रखिएगा बहलोल लोदी, यानी पहले बहलोल लोदी ने राज्य किया, उसके बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा था। और इसी ने जो है आगरा नगर की स्थापना की। कब स्थापना की, 1504 में, और 1506 ईस्वी में इसने आगरा नगर को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल, क्या, दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से एक नए पद का गठन किया था। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से एक नए पद का गठन किया था, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे, अकबर ने। मुगल बादशाह जो अकबर था, इसी ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था। मुगल बादशाह जो अकबर थे, इन्होंने अपने शासन के 8 साल बाद, यानी जब वो शासन कर रहे थे, तो उनका जो 8वां साल था, उस टाइम पर इन्होंने वकीलों के वित्तीय अधिकार को लेकर के इस पद का क्या किया था, गठन किया था। और अगर हम बात करें कि पहली बार दीवान ए वजीरात एक कुल नामक पद पर किसको नियुक्त किया गया था, तो आप याद रखिएगा कि मुजफ्फर खान को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, मुजफ्फर खान को नियुक्त किया गया था। यानी अकबर ने जो है दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से एक नए पद का गठन किया। और पहली बात इस पद पर कौन नियुक्त हुआ, तो आप आंसर याद रखिएगा, मुजफ्फर खान नियुक्त हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी लोग जीके और जीएस में थोड़ा सा भी वीक हैं, या जो लोग जीके और जीएस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से सामान्य ज्ञान की 5000 क्वेश्चंस की 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यानी टोटली 5000 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि हर टॉपिक से आपके उठाया गया है और ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है जिससे कि आपकी जीके जीएस बहुत ही बेहतर बन पाए और एग्जाम में आपकी काफ़ी जीके जीएस में कमांड रहे। तो ये जो बुक है, ये आपके लिए स्पेशली बनवाई गई है जीके जीएस से रिलेटेड। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है 55 रुपीज़ पेड करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि 49 रुपीज़ की ये बुक है एंड +6 इसमें एडिशनल चार्ज होता है। तो ये टोटल ये बुक आपको कितने की पड़ेगी, 55
₹55 की पड़ेगी। ₹55 डजंट मैटर करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं होता है आज के टाइम में। तो ₹55 अगर आप पेड करते हो और आपको 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलती है विद सॉल्यूशन, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है जीके जीएस को लेके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में चले जाएंगे, आप वहाँ से भी इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू इसको परचेस करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। बात करें अगर हम 1857 की क्रांति की, तो इसमें जो खान बहादुर खान थे ये जो है कहाँ से जो अपना केंद्रीकरण कर रहे थे, ये आपसे पूछा है, बरेली से, मेरठ से या फिर कानपुर से। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो खान बहादुर खान थे वो बरेली से इसका जो है गतिविधियों का केंद्र कर रहे थे। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर 1857 की क्रांति के बारे में मैं बताऊं तो 1857 की क्रांति एग्जैक्ट किस डेट से शुरू हुई थी? 10 मई 1857। ये सबसे पहला ऐसा दिन था जबकि 1857 की क्रांति जो है गतिविधियों में आई थी। और पहली बार ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो वो भी आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति पहली बार मेरठ से शुरू हुई थी। कानपुर में इसका नेतृत्व, क्योंकि ऑप्शन में कानपुर आया है, तो हम आपको बता दें कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। और लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमें किसी के कमेंट्स इंक्लूड मिले थे कि मैम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लेवल इजी एंड टफ दोनों आपको वीडियो में इंक्लूड मिलते हैं। तो आप ये चीज़ कभी सोच करके अपना मॉक टेस्ट मत दिया करिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हर एरिया क्राइटेरिया से हो, ताकि कहीं का भी क्वेश्चन आपका मिसिंग ना हो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं इट्स अ वेरी गुड, ताकि आपका रिविजन हो पाएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उसको आप लर्न करने की कोशिश करिए। इट्स वेरी सिंपल। बट आप किसी भी क्वेश्चंस को देख के ये जज मत किया करिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इजी एंड टफ दोनों एरिया क्राइटेरिया से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया था। यानी जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको स्वीकार नहीं किया था? अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश, वर्ण व्यवस्था या फिर अवतारवाद। तो मैं आपको बता दूं कि जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। जैन और बौद्ध जो दोनों धर्म है, इन्होंने वेदों की जो है महत्ता को स्वीकार किया था, लेकिन अवतारवाद का जो है इन्होंने मतलब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था इसे। साथ ही साथ दोनों ने कर्मवाद को, पुनर्जन्म में, मोक्ष में, इन दोनों ही धर्मों ने विश्वास दिखाया था अपना अपना। और काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है जैन और बौद्ध धर्म के लोग आज भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, आप कह लीजिए कि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक महान को किसने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने, तथागुप्त ने या फिर भद्रबाहु ने। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो उपगुप्त था उसी ने अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो अशोक महान थे, मतलब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो वो भी आप याद रखिए कि अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो आंसर आप याद रखेंगे उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ पर? अमरावती में, अजंता में या फिर कनेरी में। ये अमरावती, अजंता और कनेरी जो है ये गुफाओं के नाम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुफा पर गुप्तकालीन चित्रकला देखने को मिलता है, तो आप इसका आंसर क्या याद रखेंगे? अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? गुप्तकालीन चित्रकला देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अजंता की, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या याद रखेंगे? जो अजंता है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आप स्थान का नाम याद रखेंगे और किस वजह से प्रसिद्ध है, तो वो भी आप याद रखिए। गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ हम आपको अगर बताएं
तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो जो है 16th सेंचुरी आप कह लीजिए, 17th सेंचुरी कह लीजिए और 19th सेंचुरी, ये गुफाओं में जो है भित्ति चित्र जो होते हैं ये जो है गुप्तकालीन चित्र इसमें इंक्लूडेड है। तो ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्युत सम उत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब तो आपको लग रहा होगा ना कि इस वीडियो के क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंक्रीज हैं, तो अब इन क्वेश्चंस के जो है रिवीजन आप बहुत ही बढ़िया करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा कि आज के टॉप 30 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्युत सम उत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, चारवाक से, आजीवक से या फिर बौद्ध धर्म से। तो प्रत्युत सम उत्पाद का सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस प्रत्युत सम उत्पाद के लिए कहीं कहीं देखने को मिलता है कारणता का सिद्धांत। क्या देखने को मिलता है, कारणता के सिद्धांत। कारणता के सिद्धांत की वजह से ही प्रत्युत सम उत्पाद जो है वो कहा जाता है इसे, और बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो पूछ रहा था आपसे कि प्रत्युत सम उत्पाद का संबंध किससे है, तो आपको आंसर याद रखना है बौद्ध धर्म से है। और प्रत्युत सम उत्पाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ बताएं, यानी हम इसका अर्थ बताएं आपको कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो प्रत्युत सम उत्पाद का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, क्या मतलब होता है, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि अशोक ने किस जिले में, गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी, थेरवादी, निंगट, शून्यवादी या फिर आजीवक। तो अशोक ने गया जिले में किसके लिए पहाड़ियाँ खुदवाई थी, आजीवक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को कटवा कर गुफाओं के निर्माण के लिए एक नई शैली का प्रारंभ किया था। और ये जो है आप अगर बात करें तो गया में जो बराबर की पहाड़ी जो प्रसिद्ध है वहाँ पर एक आजीवक संप्रदाय था। उन आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने जो है गुफाएं खुदवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर है बट मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगी कि पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया, यानी पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था। सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16 अगस्त 1946, 22 दिसंबर 1929 एंड 12 अगस्त 1942। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। एंड पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, 16 अगस्त 1946। मैं इसको क्लियर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ 16 अगस्त 1946। ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा सीधी कार्यवाही दिवस के लिए। और ये दिवस जो है वो भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे, इसीलिए सीधी कार्यवाही दिवस के लिए 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और हम बात करें कि कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो 1987 में यानी 1987 में जो मद्रास का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था वहाँ पर जो है इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। और अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो कि आपके ऑप्शन में इंक्लूडेड है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1940 से 1945 तक, यानी 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और लेकिन बस इनके साथ साथ एक जो है थोड़ी सी स्पेशल चीज़ हमें याद रखनी होती है कि 1940 से 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने कहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो मैंने अभी आपको बताया मद्रास में। और कब की थी, तो वो भी मैंने आपको बताया 1987 में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? बात करें अगर हम शिवाजी के मंत्रिपरिषद की, तो त्रिरत्न, अष्टप्रधान या अष्टमार्ग। आपको बताना है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में कौन कौन आता था, अगर ये मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहला जो आता था वो क्या आता था? पेशवा। सबसे पहला जो पद आता था इसमें वो क्या आता था? पेशवा का। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये राजा का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसमें आता था अमात्य। क्या आता था? अमात्य आता था। अमात्य जो है वित्त का जो मंत्री होता था उसे अमात्य कहते थे। फिर आता था वाकिया नवीस, फिर शुरू नवीस, फिर सुमंत। सुमंत जो है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सुमंत जो है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में सुमंत जो है वो कौन था। तो सुमंत जो उपाधि थी ये विदेश मंत्री को दी गई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है? यानी सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति में सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी, घग्गर नदी, सिंधु नदी या फिर झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। और अगर हम बात करें कि चिनाब नदी जो है कहाँ पर, मतलब कि इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिलता है, तो भारतीय सीमा में सबसे जो उत्तरी पुरास्थल मान लीजिए मांडा। मांडा है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, और इसी में जो है जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है उसके दाएं तट पर ही क्या स्थित है? कौन? मांडा का स्थान, ठीक है। और दक्षिणी छोर की, ये तो रही उत्तरी छोर की बात, और दक्षिणी छोर की अगर हम बात करें तो दक्षिणी छोर जो है वो दैमाबाद है। तो दैमाबाद कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। क्लियर? उत्तरी छोर मैंने आपको बता दिया मांडा, और दक्षिणी छोर कौन है? दैमाबाद है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए इस पर, कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? ये क्वेश्चन आपने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में, कई बार किसी एग्जाम्स में देखे होंगे कि जो दीवान ए कोही विभाग किस विभाग की देखभाल करता था, ये आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है धार्मिक विषय, कृषि की उन्नति, सेना या फिर न्यायिक प्रशासन। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो दीवान ए कोही था उसका राइट आंसर क्या है कि कृषि की उन्नति से संबंधित थे, ठीक है। किससे? कृषि की उन्नति से संबंधित थे। और दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो वो भी आप याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो जैसे ही हमें देखने को मिलता है पहला किसान सत्याग्रह, हम किस पर टिक करेंगे? खेड़ा किसान सत्याग्रह पर टिक करेंगे, ठीक है। बात करें कि खेड़ा किसान सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात में जो कुणबी पाटीदार किसान थे उनके लगान की वसूली जो होती थी उनके विरोध में किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला किसान सत्याग्रह कब कौन सा था, तो याद रखिए खेड़ा किसान सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और अगर 1918 में एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 22 मार्च आता है। क्या आता है? 22 मार्च, यानी 22 मार्च 1918। तो एग्जैक्ट पूरी डेट आप इसकी याद रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दहसाला पद्धति किसने लागू की थी, ये आपको बताना है। अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो दहसाला पद्धति थी वो किसने लागू की थी? टोडरमल ने की थी। मुगल काल में अकबर के समय में भू राजस्व की एक प्रथा थी, आईने दहशाला। तो कहीं अगर क्वेश्चन में आप क्या है, आईने दहशाला, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दहशाला, तो ये दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या याद रखिएगा? आईने दहशाला या जो दहशाला पद्धति है वो टोडरमल के टाइम में हुई थी, और राजा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अकबर। और ये भू राजस्व की एक प्रथा से जुड़ा हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि 10 वर्ष में जो है विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी अनाज के उत्पादन की दरें जो डिसाइड की हुई थी उन्हें जो है 10-10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया था। बस
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, मैडम भीकाजी कामा या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको क्या याद रखना है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। एंड किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शंस देते हुए चल रही हूँ ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी चारों ऑप्शंस की रहे। आप उनमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करिए एंड आप फिर देखिए कि वो आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। और अगर हम बात करें टाइमिंग की कब किया था, तो 1913 आप याद रखिए, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? मुगल काल में जो मीर बख्शी है वो किस विभाग को देखता था? न्याय, सेना, राजस्व या फिर दान? तो आप क्या याद रखेंगे कि मीर बख्शी जो है वो सेना के विभाग को देखता था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? वर्मा की मांडले जेल में किसे रखा गया था? यह आपसे पूछा है। बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को जो है वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। और कब गिरफ्तार करके ले जाया गया था? 21 जून 1908 में। 1908 को जो है बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, देन यू लर्न दिस क्वेश्चन कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थापित है? भीतरगांव में, तिगवा में, देवगढ़ में या फिर ननावतो अबव? तो आप क्या याद रखिएगा कि जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। और जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली को प्रस्तुत कर देता है। दशावतार मंदिर के लिए कभी आपसे शैली पूछ ले कि दशावतार मंदिर जो है वो किस शैली में है, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, नागर शैली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो अगर आपको ये याद है कि 1920 में कौन से नेता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ही 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 1920 का जो कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, ये आपको बताना है। जैन धर्म का पुनः उदय, बौद्ध धर्म का भारत में बाहर प्रसार, गांधार शैली का विकास या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन? तो आपको क्या याद रखना है कि कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? यानी किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी मिलता है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो, कि अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो सीमांत क्षेत्र थे उसमें नेतृत्व किया था। और इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार, किसकी? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज़्यादा जो है नहरों का निर्माण करवाया था। और फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताया है। तो 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया कंट्री। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर सन 1929 में, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऊषा मस्जिद, जामा मस्जिद, मोठ की मस्जिद या फिर जमायत खाना मस्जिद। तो क्या आप याद रखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो निर्मित मस्जिद है वो जमायत खाना मस्जिद थी, जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। और जमायत खाना जो मस्जिद है वो इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसको लाल पत्थर से बनवाया था इन्होंने। किससे? रेड मार्बल, आप कह लीजिए कि रेड मार्बल या फिर लाल पत्थर से इसको बनवाया गया था, इसलिए भी जमायत खाना जो है मस्जिद प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें अगर हम ऊषा मस्जिद की, जो आपके ऑप्शन में है, तो ऊषा मस्जिद का निर्माण जो है मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। और मोठ की मस्जिद की अगर हम बात करें तो मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? अशोक महान का कौन सा अभिलेख ऐसा है जो कर्नाटक से नहीं मिला है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए कि कर्नाटक से जो अभिलेख नहीं मिला है वो गुर्जरा का अभिलेख है। कौन सा? गुर्जरा का जो अभिलेख था कर्नाटक से, उसके अभी कोई भी साक्ष्य जो है देखने को नहीं मिले। जबकि मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम पे कई अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, इसमें से गुर्जरा अभिलेख भी था जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अभिलेखों का जो प्रचलन है वो अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा करके लिया था। यानी जो अभिलेख थे वो उसने कहाँ से प्रेरणा पाई थी? तो डेरियस प्रथम जो ईरानी शासक था वहाँ से उसने देखा था, तब ये जो है भारत में अभिलेखों का प्रचलन करवाया था। किसने? अशोक महान ने। और गुर्जरा अभिलेख का जो कर्नाटक वाला साक्ष्य है वो अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बौद्ध ग्रंथ को, बौद्धों का रामायण जो है कौन से ग्रंथ को कहा जाता है, ये आपको बताना है। सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक या फिर बुद्ध चरित। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एंड आप इसका आंसर करेंगे कि जो बुद्ध चरित ग्रंथ था, बुद्ध चरित जो ग्रंथ था उसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लर्न है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं लर्न है तो प्लीज़ आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। एंड साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अंगुत्तर निकाय जो आपके ऑप्शन में दिया है, अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है बौद्धों का, उसमें 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक को एन एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एन एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? यानी दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान जो है वो धन निष्कासन की तरफ आकर्षित करने का वो किया था? इंडिया वॉट टू फ्रीडम, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेप्थ्स टू इंडिया। तो आप क्या याद रखेंगे कि उनकी किताब थी इंग्लैंड डेप्थ्स टू इंडिया। क्या थी? इंग्लैंड डेप्थ्स टू इंडिया जो थी उस लेख में इन्होंने क्या बताया था कि इंग्लैंड जो भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है उसकी तरफ जो है भारतीयों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर एंड ये है हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद, उसका निर्माण आपसे पूछ रहा है कि किस शासक ने करवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जो कि कहाँ पर स्थित है? लाल किले के पास में स्थित है, रेड फोर्ट के पास में स्थित है। और इसकी जो स्पेशलिटी कह लीजिए कि इस जामा मस्जिद की, तो वो क्या है कि विशाल जो इसके द्वार बने हैं, ऊंची ऊंची इसमें मीनारें बनी हैं, गुंबद बनी है, वो इसकी स्पेशलिटी है। और शाहजहाँ के काल का जो धार्मिक स्थापत्य कला था उसको अगर आपको देखना हो तो आप जामा मस्जिद बिल्कुल देख सकते हैं। तो यानी जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आज की आपकी वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चंस। एंड अगर आप अपनी जीके जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी 5000 वाली वन लाइनर क्वेश्चंस वाली सीरीज़ को आप ज़रूर परचेस करिएगा। आपकी जीके जीएस उसमें से बहुत ही अच्छी हो जाएगी एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका कमांड होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर हम आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन एंड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एंड अब तक इस क्लास के लिए इतना ही एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।